इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? भाब्रू, ये भाब्रू है, 13वां अभिलेख, रोमनदेही स्तंभलेख और मास्की का लघु शिलालेख। देखिए, अशोक का नाम किस अभिलेख में उल्लेखित है, आज इस फैक्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम हमें मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, छोटे छोटे फैक्ट के रूप में भी और स्टेटमेंट में भी इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो पहला जो अभिलेख है उसका नाम है मास्की, दूसरे का नाम है गुर्जरा, तीसरे का नाम है नेट्टूर और चौथा अभिलेख है उदयगोलम। तो ये जो 4 अभिलेख हैं इनमें अशोक का नाम मिलता है। ठीक है। और अगर आप अशोक के आधिकारिक नाम की बात करेंगे तो उसके आधिकारिक नाम 2 थे। एक तो था प्रियदर्शी या फिर कहीं कहीं उसको प्रियदर्शी ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। तो ये 2 नाम आधिकारिक हैं अशोक के और ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अंकित मिलता है। जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम क्या लिखा है? अशोक मौर्य। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो वहां पे अशोक मौर्य लिखा है, इस नाम से उल्लेखित किया गया है अशोक को। और अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, वो सब आप जानते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और अशोक का अगर आप प्रधान शिलालेख देखें तो उसमें जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शिलालेख है। इसी में कलिंग विजय और सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। और जितने भी अभिलेख हैं अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख अगर देखा जाएगा तो वो भी जो 13 एडिक्ट है वही है, यानी 13वां ही जो शिलालेख है वही है। और रोमनदेही का जो अभिलेख है, ये वाला ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया गया है, इसको नोट ही कर दीजिए। सबसे छोटा अभिलेख रोमनदेही का और सबसे बड़ा अभिलेख जो है 13वां शिलालेख। ठीक है। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने की अगर सफलता देखें कि किसको प्राप्त हुई फर्स्ट टाइम, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा। जितने फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं ये सारे फैक्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको सारे फैक्ट एग्जामिनेशन में आए हुए मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी करेक्ट होगा। मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। बाकी ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यवहारिक, अंतपाल या फिर प्रदेष्टा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा समाहर्ता जो होता था वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, मौर्य जो मंत्रिपरिषद था वहाँ पे। ठीक है। अंतपाल जो होता था ये सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल ये करता था। और एक और होता था सन्निधाता, सन्निधाता जो था, इसको नोट कर लीजिए, सन्निधाता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष और प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। ठीक है। तो राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सॉरी फौजदारी न्यायालय का ये न्यायाधीश था। ठीक है। और अगर आप व्यवहारिक या दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को कहेंगे, या जो जैसे मतलब ये तो फौजदारी न्यायालय की बात हो गई तो सन्निधाता हो गया। अगर दीवानी जो मतलब न्यायालय होता है तो दीवानी न्यायालय के लिए जो जज होता था उसको कहा क्या जाता था? उसको व्यवहारिक के नाम से बुलाया जाता था। व्यवहारिक तो प्रदेश तो सन्निधाता और अव्यवहारिक। ठीक है। या प्रतिष्ठा फौजदारी के लिए, सन्निधाता राजकीय जो कोषाध्यक्ष होता था उसके लिए, और दीवानी न्यायालय के लिए व्यवहारिक जो जज होता था उसका नाम है। मौर्य काल में चोरी के लिए अगर आप देखें कि दंड स्वरूप क्या प्रावधान था, तो चोरी के लिए जो प्रावधान था वो मृत्यु दंड दिया जाता था उस समय। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, भाग और बलि थे सैनिक विभाग, राजस्व का स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान या फिर प्रशासकीय विभाग? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्व का स्रोत था भाग और बलि। देखिए, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में जाएं तो भाग और बलि ये आपको वैदिक काल में भी दो जो हैं वो रेवेन्यू का एक हिसाब से सोर्स मिलेगा। और बाकी कौटिल्य ने अपना जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें भी उन्होंने बताया कि भूमि का मालिक कौन, तो भूमि का मालिक उन्होंने राजा को कहा। और वह भूमि से जो मतलब उत्पादन हो रहा है, जो अन्न उत्पादन हो रहा है उसके एक भाग का अधिकारी है। ठीक है। और इसी को भाग कहा किसने? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र। और जो बलि होता था तो वो भी एक राजस्व का स्रोत था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट कराते हैं। अशोक ने जब लुम्बिनी यात्रा की
तो लुम्बिनी यात्रा में भाग यानी जो भू राजस्व की एक लिमिट थी वो पहले 1/6 थी, उससे घटाकर उसको कितना कर दिया था लुम्बिनी यात्रा में 1/8 कर दिया था, और जो बलि थी उसको माफ़ कर दिया था। ठीक है, तो बलि को माफ़ कर दिया था और भाग को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था अशोक ने जब अपनी लुम्बिनी यात्रा की थी तब। अगर आप अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य देखें तो ये एक सेस कर होता है, जैसे जब अभी इस समय जो सेस टैक्स लगता है 0.5%, 0.2%, इस तरह से, यानी बलि जो था एक उपकर था, उपकर। ठीक है, जो मतलब राजा उपज वो तो लेता ही था, उसके अतिरिक्त भी जो चीज़ें लेता था, या आप ये कह सकते हैं अतिरिक्त भाग जो प्रजा से लेता था। अब जैसे अकाल पड़ गया या और कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी पड़ गई तो उसमें जो वो लेता था उसको हम बलि कहते थे। बाकी भाग जो था वो बिल्कुल लिमिटेड था, वो बिल्कुल सबको पता होता था, और वो उतना ही चीज़ जो होता था वो अशोक लेता था, या जो भी राजा होता था वो लेता था। राजकीय भूमि की जो व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी होता था उसको सीताध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये किस राजकीय भूमि से रिलेटेड था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भाग और बलि। तो आपको भाग और बलि में डिफरेंस समझ में आया कि भाग क्या होता है और बलि क्या होता है। तो भाग एक जो कंटिन्यूस टैक्स होता है, और बलि जो होता है एक मतलब जब कोई आपदा आती या इस तरह से कोई चीज़ आती तो उस समय बलि सेस या आप कह सकते हो उपकर के रूप में दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 79, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मास्की का लघु स्तंभ, रुमेनदेही स्तंभ, रानी का स्तंभ, या फिर भाब्रू का जो शिलालेख है उसमें। देखिए जो भाब्रू का है ये बैराट राजस्थान से रिलेटेड है, बैराट राजस्थान से रिलेटेड है। इस स्तंभ लेख में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो अभिलेख है अशोक का मेनली बौद्ध धर्मावलंबी होना प्रमाणित करता है, भाब्रू का जो स्तंभ लेख है वहाँ पे। और भाब्रू के अभिलेख में ही अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? मगधाधिराज, मगधाधिराज। तो इसी से हम ये निकालते हैं कि उसने अपने आप को क्या कहा? मगध का सम्राट कहा। ठीक है, और अशोक ने भाब्रू अभिलेख में ही बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की। मतलब ये कहने का मतलब कि बौद्ध धर्मावलंबी होना इसी से प्रमाणित होता है। उसने बुद्ध की बात की, धम्म की बात की और संघ की, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, भाब्रू का जो शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 80, रज्जुक कौन थे? तो चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी और गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो जो रज्जुक होते थे वो मौर्य शासन के अधिकारी जो होते थे उनको हम रज्जुक कहते हैं। और थर्ड एडिक्ट में कहा गया है, यानी तीसरे अभिलेख में इस इनका जिक्र मिलता है। ठीक है, तो इनका उल्लेख किया गया है रज्जुक नाम के जो मौर्यकालीन अधिकारी थे उसमें। अगर आप इस समय का कंपेयर करें तो इस समय के जैसे जो जिलाधिकारी होते हैं यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उस तरह का रज्जुक अधिकारी मौर्यकालीन प्रशासन में था, जिसके पास दोनों अधिकार होते थे, जो वो राजस्व भी करते थे और वो न्याय भी करते थे। अभी तो ये चेंज हो गया है, लेकिन इंग्लिश पीरियड में या ब्रिटिश टाइम में राजस्व और न्याय का दोनों काम कौन करता था? वो जिलाधिकारी ही करता था। बाद में बांट के उसको मतलब एसपी को दिया गया और फिर इस तरह से चीज़ें होती रही। वो सारी चीज़ें कार्नवालिस के टाइम में आप जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य में विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो संगम राज्य के विषय में कौन कौन से शिलालेख हमें बताइए? तो देखिए अशोक का जो दूसरा, सेकंड और थर्ड 13th अभिलेख है। ठीक है, तो इन जो दो अभिलेखों में अशोक ने संगम राज्य, अब संगम राज्य कौन कौन से थे? तो संगम राज्य मेनली 4-5 हैं, जैसे कि चोल है, पांड्य है, सतीय पुत्र है, और केरल पुत्र है, और फिर ताम्रपर्णी जिसको कि हम श्रीलंका कहते हैं। तो इन सारे राज्यों के बारे में दूसरे और 13वें शिलालेख के बारे में अशोक के उसमें जानकारी मिलती है। बाकी जो सेकंड एडिक्ट है यानी जो सेकंड शिलालेख है उसमें अशोक ने बोला है कि मनुष्य और पशु दोनों की इसमें चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, मनुष्य और पशु। तो इन सारे मतलब जो एडिक्ट है इनसे लगता है कि अशोक जो है कितना दयावान था, वो पशुओं के प्रति कितना वो था। तो मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कराई गई है। ठीक है, और बाकी जो 9वां शिलालेख है उसमें धम्म समारोह की बात की गई है, धम्म समारोह। और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है, धम्म नीति की व्याख्या की गई है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दूसरा और 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो जाहिर सी बात है ये मतलब एक पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड बुक है, राजनीतिक जीवन से संबंधित पूरी बुक है। और इसमें मुख्यतः कौटिल्य के जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका वर्णन किया गया है, और इसी में ये बताया गया कि चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, ओवरऑल जो टैक्सेशन सिस्टम उसके बारे में बताया गया है, जो सोशल स्टेटस है उस समय का उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया कौटिल्य के द्वारा। और इसी में कौटिल्य का जो राजत्व सिद्धांत है, तो राजत्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक जो मैकियावेली था उसके राजत्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों से समानता रखता है कौटिल्य का। ठीक है, इसी आधार पर जो विष्णुगुप्त या कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। वैसे ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अब ये कहा जाता है तो कहा जाता है ना। यानी जो लिखा पहले तो वो चाणक्य ने लिखा, मैकियावेली ने तो बाद में लिखा, लेकिन ये है ऐसा। और इसी आधार पर, ठीक है, और अर्थशास्त्र में अगर आपको डिटेल देखें तो 15 अधिकरण हैं और 150 प्रकरण हैं। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार यूपीपीसीएस में, और 600 श्लोक हैं। कि कितने अधिकरण हैं, ये प्रश्न आया है आई थिंक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखिएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये राजनीतिक जीवन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 83, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 260 BC, 261 BC, 126 BC एंड 232 BC। तो ये सारी चीज़ें हमें कलिंग युद्ध के बारे में किससे पता चलती? तो 13th एडिक्ट जो है, यानी जो 13वां शिलालेख है, उससे हमें पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बारे में। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया था। अभी का टाइम अगर उड़ीसा का देखो, उड़ीसा स्टेट में कलिंग पड़ता है, और कलिंग की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? तोसली। ठीक है, तोसली पर अधिकार प्राप्त किया था, उसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था, और इसी नरसंहार को देखकर अशोक का मन काफ़ी द्रवित हुआ और उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त एंड बृहद्रथ। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, उपगुप्त। तो उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में अशोक को बेसिकली दीक्षित किया, और उपगुप्त का एक नाम और भी है, उनको कहा जाता है अलक्षणक बुद्ध। ठीक है, कलिंग जब युद्ध हुआ उसके बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग किया और धर्म या धम्म, देखिए धर्म का जो पाली ट्रांसलेशन है या पाली लैंग्वेज में वो है, तो उसी को कहा जाता है धम्म। धर्म हिंदी में हो गया, और इसका पाली जो ट्रांसलेशन होगा उसको धम्म कहा जाता है। उसको अंगीकृत किया और फिर बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 85, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? चंदालिका, चारुलता, गौतमी या फिर कारुआकी। तो कारुआकी का नाम आता है इसमें। और मतलब सम्राट अशोक जो था वो अपनी कारुआकी या कहीं कहीं चारुआकी भी लिखा है, इस पत्नी से काफ़ी प्रभावित था। अशोक की ये दूसरी पत्नी थी, और राजकुमार जो एक तीवर था उसकी माता थी। तो तीवर की ये माता थी कारुआकी, और अशोक की सेकंड वाइफ थी। और ये जो थी एक मछुआरे की पुत्री थी कारुआकी। जब अशोक ने अपने लेख उत्कीर्ण कराए तो उसी एक अभिलेख में रानी कारुआकी का भी इसमें जिक्र मिलता है, किसी अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? तो त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, धम्म महामात्रों को भेजकर, युद्ध करके, या फिर बौद्ध भिक्षु बनकर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धम्म महामात्रों को उन्होंने जगह जगह पे भेजा और सारी चीज़ों को मतलब धम्म को अच्छी तरीके से फैलाया, उनके बारे में लोगों को बताया कि क्या होता है कैसे होता है। और ये सारा सब कुछ किया अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14th ईयर, 14वें साल। 8वें साल तो उसने कलिंग पर विजय की थी। ठीक है, 261 BC याद रखिएगा। तो जब अपने राज्याभिषेक के 14 वर्ष हो गए उसके बाद उनने किसकी? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। इनका मुख्य कार्य ही यही होता है, धम्म का प्रचार करना और जो सामाजिक कल्याणकारी कार्य होता है ये सारा करना। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए मतलब जिन नियमों और संहिताओं को प्रस्तुत किया उसी को धम्म कहा गया है। और
अशोक का जो धम्म है वो राहुलोवाद सुर से प्रेरित है, राहुलोवाद सुर से प्रेरित है। देखिए अशोक का जो बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म जिसको मानता था वो काफ़ी सामाजिक मतलब रूप से आप ये कहें कि प्रभावित था। बौद्ध धर्म तो था ही, लेकिन सामाजिक भी उसमें काफ़ी इफेक्टिव था कि बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से अशोक का धर्म थोड़ा सा अलग था बौद्ध धर्म से, आप कह सकते हैं। तो ये जो पूरा एक प्रेरणा अशोक को मिली वो राहुलोवाद सुर से प्रेरित है। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? ठीक है, तो साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम और शहार्श। तो डेरियस प्रथम या इसी को हम कहते हैं दारा प्रथम। ठीक है, टाइम पीरियड अगर देखें तो 522 टू 486 BC। पारसी साम्राज्य का ये संस्थापक था, जो कि कुरोस के बाद हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। ये डेरियस प्रथम किस वंश का था? तो हखमनी वंश का ये प्रसिद्ध शासक था। और इसी ने यानी जो दारा प्रथम था भारत के कुछ भागों को सर्वप्रथम अपने अधीन किया था, और बाद में हेरोडोटस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं इनको, हेरोडोटस को, डेरियस प्रथम के साम्राज्य को संपूर्ण सिंधु घाटी प्रदेश में शामिल था, ये ऐसा हेरोडोटस ने कहा है। और इसका एक जो पूर्व भाग का विस्तार था वो राजपुताना रेगिस्तान तक था, ये सारा बताया है हेरोडोटस ने। पर्सियोलिस और नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब में भी उसका मतलब शासन था डेरियस प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 88। कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 178 AD, 101 AD, 58 AD एंड 78 AD। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, 78 AD में हुआ था। अगर राज्याभिषेक की तिथि को देखें तो ये हुआ था 78 AD में, और इसी को हम शक संवत यहीं से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, कनिष्क जो था वो कैसर या जो सीजर की उपाधि इसने धारण करी थी, और इसकी जो प्रथम राजधानी थी वो पेशावर, या जिसको उस समय पुरुषपुर कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट कैपिटल इनकी, पहली राजधानी, और दूसरी राजधानी जो थी वो थी मथुरा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो कुषाण वंश का एक तो महानतम शासक था कनिष्क, और इसलिए बोला जाता है कि कुशल इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, और नेतृत्व का जो ऐसा कारण था, और जो कुछ बहुत धार्मिक कारण थे, उन सारी चीज़ों से प्रेरित उसको होकर उसे द्वितीय अशोक की उपाधि दी जाती है। बाकी रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की, तथा शकों को आप ये कह सकते हैं कि छत्रप की एक जो व्यवस्था थी, जैसा कि रोम में लागू होता था, वो छत्रप की व्यवस्था लागू की। और कनिष्क का जो राजकवि था उसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष ने ही किसकी रचना की? बुद्ध चरित की रचना की। ठीक है, और राजवैद्य जो चरक था तो चरक संहिता की उन्होंने रचना की, चरक ने चरक संहिता की रचना की। ठीक है, और कनिष्क के शासन के मतलब शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो महायान और एक हीनयान। और ये कब डिवाइड हुआ? आप हमें कमेंट करके बताइएगा किस बौद्ध संहिता में जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में डिवाइड हुआ। इसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 90। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो पांचाऊ और पानयांग, सी हुआंग टी और हो टी। तो अगर आप देखें चीनी जो स्रोत हैं वहाँ के, तो वो 73 टू लेके 94 ईस्वी के मध्य जो चीन का प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था पांचाऊ। पांचाऊ जो था कनिष्क से नाराज था और उसके बाद आक्रमण किया था, लेकिन कनिष्क इसमें हार गया था, असफल रहा था। और चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का जो कारण ये था कि कनिष्क ने एक दूत बनकर जो हान की राजकुमारी थी उससे विवाह की मांग की थी। तो यही सारी चीज़ें थी, इसी वजह से ये सब हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो पांचाऊ ने। क्यों किया था वो आप समझ। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर फाहियान। तो कनिष्क ने कराया। जो नहीं ग्रेट सिल्क रूट है वो भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, मुख्य परीक्षा में अक्सर हम इसको राइट करते हैं। और मध्य एशिया से गुजरने वाला जो एक व्यापारिक मार्ग था जो कि चीन को कहाँ से जोड़ता था? रोमन जो एम्पायर है चीन को रोमन एम्पायर से जोड़ता था। और बाद में जो चीन से होने वाला सिल्क था या रेशम था उसका व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। ये सारी चीज़ें हैं।
और भारत और रोम के मध्य जो रोमन साम्राज्य का निर्यात, ये सारी चीज़ें, ये मतलब इसी सिल्क रूट से ही होता था। और ये सारी चीज़ों के डिटेल के बारे में कहाँ दी गई है, तो वो दिया गया है पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी, इसमें दिया गया है। इस बुक के राइटर का नाम पता नहीं, अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 92, तो किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुषाण वंश की जो मतलब सीमाएं थी वो बाहर तक स्थित थी। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर इसका पूरा विस्तार था। और इसकी सीमाओं में उत्तर में अगर देखें आप तो चीन का तुर्फान, कश्मीर पूरा आ रहा है, और दक्षिण में विंध्य पर्वत और अफगानिस्तान तक ये सारा लेके, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो बिहार तक का ये पूरा एकदम बॉर्डर फैला हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? तो वो गांधार है, मिड में आता है। तो भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण कौन सी शैली है? गांधार शैली है। और इसे ही इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन, एक ही बात है, ग्रीको रोमन शैली कहा जाता है। ठीक है। इस कला शैली का अगर प्रमुख संरक्षक देखें तो शक वंश के कुषाण शासक थे, और उन्होंने ही गांधार कला को इसमें पूरा इनबिल्ट किया। और बाद में महायान जो धर्म, वो गांधार कला में ही इसको बेसिकली मेन प्रोत्साहन मिला। कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो था वो महायान जो उसकी एक शाखा थी उसका अनुयायी था, जिसमें गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया था। इस शैली में ही महात्मा बुद्ध की जो है अधिकतम प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और अगर आप रोमन देवता से इनको कंपेयर करना चाहें तो अपोलो के समान महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, कनिष्क की राजधानी? पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। आपने ऊपर ही देखा, पुरुषपुर या पेशावर। और दूसरी राजधानी क्या? वो मथुरा। ठीक है। कनिष्क ने जब कश्मीर पर विजय प्राप्त की तो वहाँ पर एक नगर बसाया, उसका नाम है कनिष्कपुर। ठीक है, अपने नाम पर ही रखा। ये नगर कहाँ पे है? ये कश्मीर विजय पर उसने बसाया था। और कनिष्क ने भारत में कहाँ तक अपना विस्तार किया था? तो मगध तक अपना पूरा विस्तार किया था। और यहीं से वो विद्वान एक मिले उनको, उनका नाम है अश्वघोष। और इनको बाद में कहाँ लेकर आया? अपनी पहली राजधानी यानी पुरुषपुर लेकर आया। क्वेश्चन नंबर 95, मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, कला का बौद्ध नाम, बुद्ध का नाम, या फिर बौद्ध ग्रंथ। तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना किस लैंग्वेज में की गई? पाली लैंग्वेज में की गई, पाली भाषा में इसकी रचना की गई। और अगर आप टाइम पीरियड देखें तो लगभग 100 BC। इसी में जो इंडो ग्रीक शासक मिनंडर था, जिसको कि मिलिंद कहा गया है भारत में, और बौद्ध भिक्षु कौन? नागसेन, इनके संवाद दोनों के वर्णित हैं। मिनांडर और नागसेन के जो मध्य मतलब संवाद हुए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मिनांडर की शंका समाधान जो नागसेन ने की, उसके बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं मिलिंद पन्हो में। ठीक है। और इस ग्रंथ का अगर आप संस्कृत रूप देखें तो वो है नागसेन भिक्षु सूत्र, भिक्षु सूत्र। मिलिंद पन्हो तो पाली में है, लेकिन इसका अगर आप संस्कृत देखें तो वो वो कौन सी बुक है? तो नागसेन भिक्षु। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, तो काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। संस्कृत भाषा की काव्य शैली का जो अगर आप प्राचीनतम साक्ष्य देखें तो जूनागढ़ अभिलेख है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। गिरनार पर्वत, और ये गिरनार पर्वत कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक है। उत्कीर्ण इसको तो रुद्रदामन ने कराया था। तो रुद्रदामन का जो टाइम पीरियड है लगभग 130 to 150 AD है, 130 to 150 AD के आसपास है। और रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, निर्माण नहीं कराया था, जीर्णोद्धार कराया था गुजरात में। इसको बनवाया था मौर्य काल में, ये इसको निर्मित कराया गया था। और इसी समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक कौन था? सुविशाख। सुविशाख जो है ये सौराष्ट्र प्रांत का शासक था। ठीक है। तो सुदर्शन झील रिलेटेड है रुद्रदामन से, ने उसका जीर्णोद्धार कराया। क्वेश्चन नंबर 97, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार, और फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है, यानी जो गिरनार अभिलेख भी इसको हम कहते हैं,
तो ये एक शक क्षत्रप था, रुद्रदामन इससे रिलेटेड है। और भारत में आप ये कहें कि शकों का सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध शासक कौन, तो वो रुद्रदामन। इन्होंने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में, ये जूनागढ़ शिलालेख किस लैंग्वेज में है, तो ये संस्कृत भाषा में इसको दर्ज कराया सारी चीज़ों को। और इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा जो सातवाहन नरेश, जो कि सातकर्णी था, इसको 2 बार पराजित करने का भी उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। ये रुद्रदामन ने ये नोट कराया। और रुद्रदामन के शासन में ही उज्जैनी जो है ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, उज्जैनी। ये सारी चीज़ें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या फिर शक वंश? तो ये काम किया सातवाहन वंश ने, जिसमें इन्होंने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा शुरू की। और इसमें उन्होंने अधिकतर जो भूमिदान था वो बौद्ध भिक्षुओं को दिया। ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी, तो वो सिमुक ने करी। और इसका अगर आप ये देखें कि सबसे शक्तिशाली या सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहन वंश को एक और नाम से भी जाना जाता है, उनको कहा जाता है आंध्र भृत्य भी कहा जाता है सातवाहन वंश को। प्रतिष्ठान या पैठन इनकी क्या थी, इनकी राजधानी थी। और इनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, वो प्राकृत थी। ठीक है। और लिपि कैसी थी, तो लिपि इनकी ब्राह्मी थी या ब्राह्मी थी। ठीक है। शीशे के सिक्के को आप ये देखें कि फर्स्ट टाइम किसने प्रचलित किया, तो ये इन्होंने ही प्रचलित किया। शीशे के सिक्कों को प्रचलित करने वाले कौन, तो सबसे पहले सातवाहन वंश। ऑप्शन ए करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या फिर कुषाण? तो सर्वप्रथम जो इंडो ग्रीक शासक थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। और इसी में नाम आता है कुषाण शासक विम कॉडफिशस का, या विम कॉडफिशस द्वितीय। विम कॉडफिशस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए। और अगर आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण के सिक्के कहाँ पे जारी हुए, तो फिर वो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के जारी हुए। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के थे उस पर अंकन कराया था सोने के सिक्कों पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, राजा खारवेल किस चेदी वंश का महानतम शासक था? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज या फिर पुरुषपुर? तो बेसिक सा है, कलिंग का था, जो कि वर्तमान उड़ीसा का पार्ट आता है। चेदी वंश या महामेघवाहन वंश, हम पहले ये प्रश्न इस तरह से ले चुके हैं। और इसके विषय में जो अधिकांश जानकारी है वो उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। खारवेल जो था वो जैन धर्म को सपोर्ट करता था, जैन धर्म से रिलेटेड था। आप ये कह सकते हैं कि जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, तो वो खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत सिर्फ वही है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। चेदी वंश या महामेघवाहन वंश, इन सारी चीज़ों से ये रिलेट